रितु रितु से गुड मॉर्निंग। आरुषि गुड मॉर्निंग। रुचिका चल चलो सभी बच्चे लोग गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलो ये पहले बताओ, पहले किसने किसने मुझसे पढ़ा है, पहले कुछ भी क्लासेस लिए, सबसे पहले ये बताइए। कंपैरेटिवली आसान है 11th के कंपैरिजन में, 12th इजी है, 12th बच्चा इजी है। तो बोर्ड का ज्यादा टेंशन मत लेना। जिसको लग रहा है सर बोर्ड का क्या होगा, बोर्ड बेटा बहुत आसान होगा, बोर्ड में कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसान है। क्योंकि तुम्हारे ऑलरेडी 4 चैप्टर तो रिमूव हो चुके, ऑलरेडी बेटा 4 चैप्टर रिमूव हो चुके हैं, और जो बचे हुआ आसान आसान से चैप्टर है उसमें कोई टेंशन नहीं। अगर 3 से 4 महीना भी हम लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे, 4 मंथ अगर आप ईमानदारी से पढ़ लोगे बच्चा, आपका बोर्ड का सिलेबस 100% क्लियर हो जाएगा। बोर्ड के लिए तो टेंशन मत लो, बोर्ड का टेंशन मत लीजिए। एक तो पहला चीज अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि बोर्ड में क्या होगा। सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो जिन्होंने बेटा जीरो पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बोर्ड का टेंशन मत लीजिए। 4 मंथ इनफ है बच्चा आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि अगले बार हो सकता है कि बोर्ड में जो पेपर होगा वो बड़ा इजी भी होगा, बोर्ड में बेटा इजी भी होगा, कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या बेटा बिहार बोर्ड हो, जहां से आपने करा है बच्चा, जो बिहार बोर्ड से भी बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उनका टेंशन मत लीजिएगा। वो पेपर बहुत इजी होगा और चेकिंग भी बहुत आसान होगा, यानी सभी को पास तो किया जाएगा, ये तो जान लो। 100% अगले साल जो भी अपियर हो रहा है वो पास तो करने वाला है ना, और उनके बेटा ठीक ठाक मार्क्स आएंगे, टेंशन मत लीजिए, बोर्ड का टेंशन नहीं लेना है। ठीक, अब साथ साथ हमें क्या करना है कि बोर्ड तो पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही करना है, साथ साथ हमें नीट 2021 पे भी फोकस करना है, नीट 2021 पे भी फोकस करना है। ठीक, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बच्चे लोग 12 तो पढ़ते रहे, 12 तो हमारा पढ़ाई चलते ही रहेगा, साथ साथ 11 की भी कुछ पोर्शन को कवर करते जाएंगे जो नीट में आएगा। नीट में 50-50 का रेशियो होता है, 50% 11, 50% 12। तो बेटा 11th शायद तुमने अच्छे से नहीं किया होगा, तो तुम लोग 11th को भी साथ साथ रिवाइज करते जाना। ये बेटा मेरे तरफ से एक एडवाइस है, 11th के पोर्शन को बेटा आपको साथ साथ, ठीक है, रिवाइज करते जाना है। अब कैसे करेगा उसका भी मेरे पास है, उसके भी हमारे पास है बच्चा ट्रिक्स। क्या है, क्योंकि हम लोगों ने बेटा जो भी क्लासेस करते हैं, तो जैसे तुम्हारी अभी जो क्लासेस चल रही है वो रिकॉर्डेड हो रही है, ये रिकॉर्डिंग पे चला गया है, ये क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या, जैन के आसपास में जब तुम्हें रिवीजन के लिए जाओगे तो लगेगा सर वो पार्ट तो बड़ा डिफिकल्ट था सर, डबल फर्टिलाइजेशन तो समझ में नहीं आया था। अपने अगर पढ़ेगा बेटा एक टॉपिक आएगा डबल फर्टिलाइजेशन, सर वो डिफिकल्ट पार्ट था, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको रिकॉर्डिंग पार्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन, वहां गए, उस लेक्चर को 15 मिनट्स को देखा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। सर मॉलिक्यूलर बेसिस में ये फिंगर प्रिंटिंग नहीं आता, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है बच्चा, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, हम लोग वहां जाके करेंगे, फिंगर प्रिंटिंग वाले पार्ट को कवर कर लेंगे। तो हम लोगों को क्या है, रिकॉर्डेड फॉर्म में एक चीज है। अब ये आप लोग बताइए बच्चे लोग कि हमें कौन से चैप्टर से क्लास 12 को स्टार्ट करना चाहिए, गिव मी द सजेशन। मुझे आइडिया नहीं है, कुछ बच्चे को मैंने पढ़ा रखा है, कुछ बच्चे को नहीं पढ़ा रखा है, तो बेटा सभी के लिए ओपन है, सभी के लिए ओपन है, आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में क्या प्रॉब्लम है मैं बता रहा हूँ। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में क्या प्रॉब्लम है, मैं एक्सपर्ट जो हूँ वो प्लांट वाले पार्ट में हूँ, बॉटनी वाले पार्ट में हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं बॉटनी वाले पार्ट को कवर करूंगा, ह्यूमन हेल्थ डिजीज बेटा लास्ट में, इम्यून सिस्टम वगैरह वो मैं बाद में कवर कराऊंगा, लेकिन मैं एक्सपर्टीज जो हूँ वो प्लांट वाले पार्ट में। ठीक है, तो कुछ बच्चों का मानना है चैप्टर 2 से करे, किसी बच्चे का मानना है इवोल्यूशन से, शुभांगी का मानना है इवोल्यूशन से, इवोल्यूशन इज द पार्ट ऑफ द जियोलॉजी। ठीक है, और बोलो, सभी लोग सजेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बस 2 ही 3 बच्चे बोलेंगे, कोई भी बच्चा बोल सकता है। ठीक है, शिवानी का कहना है इवोल्यूशन से करते हैं, किसी का कहना है चैप्टर 2 से करते हैं। ठीक है, एवरीवन, सभी बेटा सजेस्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, सभी लोग अपना अपना सजेशन दे सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, देखो चैप्टर 2 थोड़ा सा कंपैरेटिवली, हाँ रुचिका का कहना है सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कुछ बच्चे को कहना है इवोल्यूशन, और कुछ बच्चे को कहना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूं अपने, जो मेरा एडवाइस है, मेरा जो एडवाइस है, देखो
तुम्हारे बेटा जो अगर पूछा जाए सबसे आसान चैप्टर कौन है और डिफिकल्ट है सर, पहले वो पार्ट सुन ले, पहले वो पार्ट जेनेटिक्स के नाम से, जिसे आप ठीक है, मैंने अभी आवाज शायद थोड़ा सा लैग किया होगा। ठीक है, अब ठीक है, अब आवाज क्लियर हो रही है? अभी आवाज क्लियर है या अभी भी लैग कर रहा है? चलो अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब लैग होता है ना, तो मेरे इंटरनेट पे लिख जाता है, तो मैं रुक जाता हूँ, 10 सेकंड का मैं पॉज ले लेता हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है। जब आवाज लैग होता है तो मैं अपने आप को 10 सेकंड के लिए रोक लेता हूँ, तो टेंशन नहीं। कभी भी ऐसा हो ना, तो मुझे पता चल जाता है, मैं 10 सेकंड के लिए आराम से बैठ जाता हूँ, टेंशन नहीं लेना है। चलो ठीक है। तो मैंने बोला बच्चा कि 12th क्लास में आपको जो डिफिकल्ट पार्ट है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट बच्चों को माना जाता है बेटा, वो जेनेटिक्स है। मैं भी यही मानता हूं कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट जेनेटिक्स है, जो चैप्टर नंबर बेटा 5 है। चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करके कुछ चैप्टर होगा ना। अगर आपने तो कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे जिसमें मेंडल वेंडल का एक्सपेरिमेंट वगैरह होगा, वो बेटा सबसे माना जाता है कि वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करके जो चैप्टर्स आता है, ठीक है। उसके बाद में इससे लेंदी चैप्टर माना जाता है बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर को आप ऐसा मान लो कि बेटा खुद से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए ना, तो आप बेटा ना बोलोगे पागल कर दिए सब। अगर आपने पहले से इसे के बारे में नहीं मालूम, इस चैप्टर के बारे में, और अचानक से बुक उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये बेटा चैप्टर बहुत बड़ा बाउंसर है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस माना जाता है, अगर आपने, ठीक है, आराम आराम से स्टेप वाइज टीचर के हेल्प से नहीं पढ़ा। लगा ना सर मेरा तो स्कूल में हो गया है, मेरा तो कोचिंग में हो चुके हैं सर, मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं, तो ये चैप्टर खुद से नहीं पढ़ सकते बेटा। ये दोनों चैप्टर, खास करके ये दोनों चैप्टर बेटा आप खुद से नहीं पढ़ सकते, इसमें आपको टीचर का हेल्प चाहिए ही चाहिए। बोले ठीक है। इन दोनों को जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया, इस दोनों चैप्टर को जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया, तो ये गारंटी बेटा आगे वाला एक यूनिट होगा बायोटेक का, आगे में एक टॉपिक होगा बेटा बायोटेक का, वो यूनिट है, उसमें 2 चैप्टर्स है, एक का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एक का नाम है बेटा एप्लीकेशन, यानी 2 चैप्टर है। एक का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एक का नाम है एप्लीकेशन। तो जिस बच्चे ने यहां अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि जेनेटिक्स में और मॉलिक्यूलर बेसिस में अच्छा परफॉर्म किया, उन बच्चे 100% है बेटा बायोटेक में कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज एकदम, जिसने ऊपर वाले पार्ट को किया, इसमें बेटा कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, 100% समझ में आएगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने ये वाले में गोला दिया यानी बेटा टाइम पास में पढ़ लिया कि सर जेनेटिक्स नहीं समझ में आया सर, बायोटेक अब समझ लेते हैं, तो ये मुझे लगता है बेटा ये नाइंसाफी है, और ये बेटा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एकदम रिलेट है बेटा, एकदम रिलेटेड चैप्टर है। तो जिन बच्चे का ये दोनों चैप्टर अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली 100% ये चैप्टर यानी 2 चैप्टर ठीक हो जाएंगे। बोले ठीक है। तो ये 4 सबसे डिफिकल्ट पार्ट थे। इसके अलावा माना जाता है इवोल्यूशन को, इसके अलावा माना जाता है बेटा इवोल्यूशन वाला चैप्टर है वो डिफिकल्ट माना जाता है, ठीक है। बोलते हैं सर थ्योरी बहुत है, सर थ्योरी बहुत है, आदमी कब पैदा हुआ पूरी कहानी पढ़नी है सर, पहले का आदमी चूहा था या बंदर था वो कहानी पढ़नी है, दुनिया में पहला ऑर्गेनिज्म कैसा है वो कहानी पढ़नी है। तो ये बेटा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा थ्योरी वाला है, थोड़ा बोरिंग चैप्टर मुझे लगता है, और सभी को लगता है थ्योरी वाला चैप्टर है, और ये बेटा बोरिंग चैप्टर, बोर करेगा, ठीक। और इसके अलावा एक और चैप्टर है, इसलिए आपने अगर सिलेबस को देखा होगा इस बार जो सीबीएसई वाले पार्ट में, बिहार बोर्ड में नहीं, आईसीएसई बोर्ड में नहीं, उन्होंने इस चैप्टर को रिमूव कर दिया। सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, अगले साल बोर्ड में ये नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने बोला बेटा थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे सभी बच्चे ने बोला, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज,
ये बेटा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि एड्स बीमारी कैसे होती है, कैंसर कैसे होता है। बेटा आजकल हम लोग घर में देखते हैं डायबिटीज, कैंसर ना, एड्स के बारे में आप सुनते हो ना, जो भी बैक्टीरियल डिजीज है उनके बारे में पढ़ना है। बेटा थोड़ा इंटरेस्ट तो बनाना पड़ेगा। तो ये बेटा चैप्टर तो बोरिंग नहीं हो सकता जहां तक मुझे लग रहा है। आजकल जिससे पूछो ना, बोले सर आजकल कोरोना तो नहीं हुआ सर, टाइफाइड हो गया है सर। मैं जिससे पूछता हूं तो आधे लोगों को डॉक्टर क्या बोलता है, टाइफाइड का टेस्ट करा लो। तो आपको बेटा टाइफाइड के बारे में डिटेल से पढ़ना है। अब सुनते हो बच्चा, थोड़े दिनों में बिहार वार में चलता है ये मलेरिया बीमारी, मलेरिया ना, तो मलेरिया का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग ही होगा। फिर बेटा कैंसर के बारे में तो जानना ही चाहिए, अगर नहीं भी आप बेटा आपको बायो में इंटरेस्ट नहीं है, बायो नहीं पढ़ना चाहते, फिर भी बेटा आपको आम भाषा में कैंसर का डिफिनीशन क्या है बेटा जानना तो चाहिए ना। हर मोहल्ले में कोई ऐसा मोहल्ला इंडिया में नहीं होगा जिसमें बेटा कैंसर के पेशेंट नहीं होगा ना, और कैंसर क्या होता है थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए। फिर बेटा एड्स के बारे में नहीं जानना चाहिए क्या, एड्स के बारे में जानना चाहिए ना, पूरे दुनिया का एक भयंकर बीमारी है। ठीक है, हो सकता है अगले साल सिलेबस में कोरोना वायरस भी जोड़ ले, अगले साल आपके सिलेबस में एक नया चैप्टर नहीं, इसमें सब टॉपिक जुड़ जाए कोरोना वायरस। देखो अब तुम्हारे ऊपर कोई भी पैथोजन अटैक करता है, कोई भी बच्चा, हमारा बॉडी उससे लड़ने की कोशिश करता है, इतना जान लो। अरे भाई हम लोग भी एक इवॉल्व पर्सन है, लाखों साल के बाद बने, ऐसा नहीं कि बेटा कल पैदा हो गए तो कल से हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, लाखों साल पहले हम लोग बने। तो कोई भी आप पे अटैक करेगा, आपका बेटा बॉडी उसे लड़ने की कोशिश तो जरूर करेगा, हो सकता है फेल हो जाए। बॉडी आपका फेल हो गया, लड़ नहीं पाया तो बीमारी हो गई ना। मेरे ऊपर में कोरोना वायरस अटैक किया और मैंने बेटा डट के लड़ा, मार के भगा दिया, कोई सिम्टम नहीं हुआ, कोई सिम्टम नहीं हुआ मुझे। लेकिन जो ओल्ड एज के पर्सन है उन पे अगर अटैक हुआ तो हो सकता है, ओल्ड एज के पर्सन पे अटैक हुआ तो हो सकता है ना, क्या होगा उनको, वो बेटा लड़ नहीं पाएंगे तो वायरस फैलते चला जाएगा, वायरस डैमेज करेगा, उस पर्सन का डेथ हो जाएगा। तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे बनता है। अब रोजाना सुनते बेटा एंटीबॉडी होता क्या है एंटीबॉडी, एनसीईआरटी में देखेगा बेटा एंटीबॉडी का फिगर बनाया वाई शेप का इस तरह का ना। तो आपका बी सेल कुछ सुनते हैं बेटा, टी सेल सुनते हैं, क्या क्या आप नाम सुनते हैं, तो यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में बेटा, बोरिंग नहीं है, आसान। ठीक है, बड़ा चैप्टर है लेकिन बेटा इंटरेस्टिंग है। ठीक है सर, ये तो बेटा डिफिकल्ट पार्ट हो गया। अब आप बात करोगे इजी पार्ट कौन सा है सर, इजी पार्ट कौन, चलिए देखिए अब इजी पार्ट करते हैं। ठीक, देखो इजी पार्ट कौन है, चैप्टर नंबर 1। देखो चैप्टर 1 और 2 बच्चा, यानी कि फर्स्ट यूनिट, मैं पहला यूनिट ही की बात करता हूं। तो फर्स्ट यूनिट जो है ना, ये बेटा क्लास 10th में आपने पढ़ा था, याद कीजिए क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ा था कि सर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल कैसे होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है सर, वेरिएशन कहां आएगा, बाइंड्री फ्यूजन कहां होगा सर, मल्टीपल फ्यूजन कहां होगा। याद करो बच्चा, आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था ना रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, उसी का डिटेल्ड है बच्चा आपका फर्स्ट यूनिट में, 10th वाले का डिटेल्ड पार्ट है फर्स्ट यूनिट में। तो ये बेटा हो ही नहीं सकता, डिफिकल्ट तो लग ही नहीं सकता किसी बच्चे को, बहुत ही आसान सा बेटा, मोस्ट इजी पार्ट है, सबसे इजी पार्ट पूरे बायो का फर्स्ट यूनिट है। इसे तो आप खुद से पढ़ सकते हो, इसमें बेटा रोना नहीं है सर ये डिफिकल्ट है। अरे बेटा प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करता है ना, फ्लावर होते हैं ना, तो एकदम इजी पार्ट है बेटा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सीड क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, ये बेटा सबसे इजी पार्ट है आपका सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और फर्स्ट चैप्टर में तो कोई जान ही नहीं बच्चा, जान ही नहीं हाँ। और इसी तरह से ह्यूमन बीइंग पे जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो भी बच्चा आसान सा पार्ट है, इसको कोई टेंशन नहीं लीजिए बच्चा ना, ये आसान से एकदम टॉपिक है, कोई टेंशन नहीं। बोले ठीक है सर, इसके अलावा लास्ट के 4 यानी स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के जो 4 है बच्चा, जिसे आप कहते हैं इकोलॉजी, लास्ट के जो 4 चैप्टर बच्चा जिसे आप कहते हैं इकोलॉजी, ठीक 4 चैप्टर, वो तो बेटा इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, उसमें आप पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हो, उसमें आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हो, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वाला जो 4 चैप्टर बेटा 1 2
3 and 4। तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो 3rd और 4th हट चुका है, 3rd and 4th हट चुका है। आईसीएसई का मुझे नहीं मालूम, और शायद बिहार बोर्ड ने अभी क्या किया है अभी देखना पड़ेगा मुझे, शायद अभी तक उन्होंने चेंजेस नहीं किए, फिर भी मैं देख लूंगा। लेकिन नीट में तो आएगा। नीट में बेटा इससे माना जाता है इस 4 चैप्टर से ना 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन बेटा इस 4 चैप्टर से आता है। नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन इसमें बोरिंग नहीं है बच्चा, बड़ा आसान है। 1 2 आप आसपास की कहानियां पढ़ते हैं, रिवर में गंदगी जो फैल रहा है उसको कैसे साफ कीजिएगा उसके बारे में पढ़ना है, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, आसपास में जो भी चल रहा है बच्चा। हाँ बोलते हैं सिंपल सा मैं कहानी सुनाता हूं, सिंपल से एक कहानी सुनाता हूं बच्चे, मैं बता रहा हूं एक कहानी के फॉर्म में, तुम्हें एकदम सिंपल सा बताता हूं। जापान में बच्चा, जापान में ना देखो कहानी सुनो, मैं बता रहा हूं कितना इंटरेस्टिंग है बेटा। तुम्हारा 12th का बायो बेटा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है। जापान में एक दिन क्या हुआ, अचानक से लोग बच्चा रोड पे चल रहे थे, अचानक से बेटा रोड पे चलते हुए गिर जा रहे। क्या जो आदमी बेटा घर में था वो बेटा क्या हो रहा है, अनकॉन्शियस होते जा रहा है। अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि जापान में जो भी रोड पे चल रहा है गिर जा रहा है, जो बेटा ड्राइव कर रहा है वो कार बेटा एक्सीडेंट हो जा रहा है। बोले क्या हो रहा है, तो बोले सर उनके नर्व में प्रॉब्लम हो रहा है, उनका ब्रेन सिस्टम में कुछ डैमेज हुआ है। तो जापान वाले ने सोचा लगता है कोई अटैक कर दिया है, कोई केमिकल छोड़ दिया आसपास, दूसरे कंट्री वाले ने छोड़ दिया है, हमारे लोगों को अचानक से कुछ बीमारियां होने लगी, ब्रेन का डैमेज होना स्टार्ट हो गया। जब पता चला कि बेटा ये बीमारी कोई अटैक नहीं किया है, कोई दूसरे कंट्री वाला अटैक नहीं किया है, वो बेटा बीमारी जो है ना वो खराब पानी से हुआ है, यानी कि वाटर जो है वो कंटामिनेटेड है, पानी आप गंदा पी रहे हो। तो सभी लोग पानी की तरफ भागे, पानी को चेक करने स्टार्ट किया, भाई क्या गंदगी हो गई, भाई पानी तो साफ सुथरा आ रहा है। तो बोले नहीं पानी के अंदर में हुआ क्या है ना, उस पानी के अंदर में बेटा Hg मरकरी का अमाउंट बढ़ गया, उस पानी के अंदर में मरकरी Hg का अमाउंट बढ़ गया। ये क्या तरीका है, हम लोग पानी पी रहे हैं, इस पानी को पी रहे हैं, इसमें Hg कहां से आ जाएगा भाई, मरकरी कहां से आ जाएगा, और मरकरी मेरे अंदर बॉडी में कैसे आ जाएगा। तो लोगों ने पता किया, तो एक्चुअली में वहां पास बेटा एक रिवर है जिसी का नाम था मिनी माटा, इसी का नाम है बेटा मिनी माटा। तो लोग भागे, पता किए भाई यहां पास Hg कैसे आ गया, इस रिवर में Hg कहां से आ गया, मरकरी कहां से आ सकता है बेटा रिवर के अंदर में। तो अगल बगल पता किया, पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। तो देखा कि वहां पर बेटा एक कोई कंपनी, एक कंपनी स्टैब्लिश है, फैक्ट्री स्टैब्लिश है, एक फैक्ट्री लगा हुआ है, और फैक्ट्री से बेटा कुछ बाई प्रोडक्ट, कंपनी कुछ बनाती होगी, केमिकल फैक्ट्री है ना, कुछ केमिकल बनाती होगी, और जो वेस्ट के फॉर्म में वो क्या निकाल रहा है बेटा Hg, वो क्या निकाल रहा है बेटा Hg निकाल रहा है, मरकरी निकाल रहा है। बोले ठीक है, तो उन्होंने पता किया कि सोर्स कौन है, तो बोले ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री के थ्रू क्या निकल रहा है, तो मरकरी निकल रहा है। ठीक है, पता किया, लोग भागे। तो बोले मरकरी निकल रहा है पानी में, इंसान में कैसे आ सकता है भाई, हम पानी थोड़ी ना वो रिवर वाला पीते हैं, हम तो बेटा सेफ पानी पी रहे हैं, हम तो आरओ वाला पानी पी रहे हैं, हम लोग तो डेवलप कंट्री है भाई, हम तो आरओ का पानी पीते हैं, क्या रिलेशन है। तो लोगों को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। तो बाद में पता चला, देखो कहानी कुछ और है, कहानी ये बेटा वो फैक्ट्री है वो मरकरी रिलीज कर रही है पानी में। बोले ठीक, मरकरी पानी में रिलीज हो रहा है, इस मरकरी को बेटा जो एल्गी वगैरह है, जो से आप एल्गी फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, हाँ वो बेटा इस मरकरी को कंज्यूम करी, खा रही। बोले ठीक, एल्गी वेल्गी खा रही है, इस एल्गी को आप कहते हो फाइटोप्लैंक्टन। बोले हाँ सर पढ़ा है। और इस एल्गी को खाएगा बेटा अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, जिसे आप कहते हो बेटा जू प्लैंक्टन। तो देखिए मरकरी पानी में था, पानी से कहां चला गया, एल्गी के अंदर, एल्गी से कहां चला गया, उसे किसने खाया एल्गी को, अमीबा ने। जू प्लैंक्टन कहां चला गया मरकरी, अमीबा के अंदर। उससे चला गया बेटा स्मॉल फिश में, छोटी मछलियों में चला गया, मछली उसे खाती थी, मछली के अंदर मरकरी आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। और इस छोटी मछली को खाती थी बेटा लार्ज फिश, बड़ी मछली।
तो धीरे धीरे बेटा मरकरी कहां चला गया? तो बोलेंगे सर बड़ी मछली में। अब इस मछली को इंसान खाता था। जापान के आसपास इस रिवर के आसपास में जो भी सिटी बसा था ना, सिटी है, वहां के लोग मछली खाते थे। तो मछली जो भी खा रहा है बेटा, जो भी फिश खा रहा है, उस फिश के अंदर में क्या था? ढेर सारे मरकरी थे। और मैं रोजाना मछली खा रहा हूं, मेरे अंदर रोजाना मरकरी का लेवल बढ़ते जा रहा है। और मरकरी क्या करता है? आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, हॉलो कर देता है, डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो धीरे धीरे आपके अंदर मरकरी का लेवल बढ़ा, आपके अंदर ब्रेन का अटैक होना स्टार्ट हो गया। इसे एक बीमारी कहते हैं बच्चा, मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज बोले किस नाम पे सर? क्योंकि उस रिवर का नाम था मिनीमाटा, उसी के नाम पे पड़ा मिनीमाटा डिजीज। बोले सर ये कहां पढ़ा है? ऐसा हमने कहीं पढ़ा तो है सर, ऐसा हमने कहीं पढ़ा तो है। यही है बच्चा, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के नाम से। शायद बच्चा, शायद आपने पढ़ा होगा। सिंपल सा मैं दे रहा हूं, जो बेटा शैम्पू यूज करते हो, बॉडी वॉश यूज करते हो ना आप घर पे? बोले हाँ सर यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं। शैम्पू के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट है। बोले ठीक है सर, हम खाते थोड़ी है, हमने शैम्पू लगाया, बाल वाल को साफ किया, ठीक है, हम खा थोड़ी रहे सर, टॉक्सिक प्रोडक्ट है, क्या आप बोलते हो? तो बोलेंगे सर हमने बाल साफ किया, ठीक है, ये वॉशरूम से बाथरूम से निकला और बेटा के नीचे नाले में चला गया। बोले ठीक, अब ये नाले से बेटा धीरे धीरे ये सीवेज रिवर में जाएगा। बोले ठीक सर। अब रिवर में बेटा उस प्रोडक्ट को, उस टॉक्सिक चीज को कौन खाएगा? वहां के एल्गी, वहां के अमीबा ना, वहां से कहां जाएगा? मछलियों में। और वह मछली बेटा वापस से मार्केट में आएगा तुम्हें खाने के लिए, आप खुद खाओगे। तो वापस से जिसे आपने बेटा टॉक्सिक समझ करके बाहर फेंक दिया था ना, वो धीरे धीरे मछलियों के फॉर्म में बेटा आपके अंदर आ रहा है, बॉडी के अंदर। और वो आप लगातार खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, आपके अंदर में उस केमिकल का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है। इसलिए आजकल नहीं सुनते कि बेटा वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं बताऊं? सिंपल, आदमी का बच्चा देखिए लाइफ स्पैन, कितना मेडिकल फील्ड एक्टिव हो गया, कितना सारा वैक्सीन बन गया, ये बन गया, वो बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन बेटा लाइफ स्पैन अब बेटा घट गए हैं। पहले आप सुनते थे, गांव में सुनते होगे बेटा, छपरा में भी आप सुनते होगे कि सर फलना के दादा 100 साल जिंदा रहे सर, उनकी फूफा सर 105 साल जिंदा रहे ना, आपके पापा बोलते होंगे कि मेरे चाचा तो 110 साल तक जिंदा रहे। तो बेटा पहले का मेडिकल फैसिलिटी तो कम था, एम्स नहीं था, इतने सारे बेटा बीमारियां थी, लेकिन बेटा डॉक्टर नहीं थे, सब झोला छाप वाले डॉक्टर थे। लेकिन बेटा सब कुछ फैसिलिटी आ गया दिल्ली में, बेटा दिल्ली में सब कुछ फैसिलिटी है, लेकिन लोग 60 साल के बाद में बेटा, जैसे ही आप रिटायर करते हो, नौकरी से रिटायर होते हो, जिंदगी से भी रिटायर हो जाते हो। मतलब आपने रिटायरमेंट ली और बेटा जिंदगी से भी रिटायरमेंट हो गया है, जॉब देखते हो, अब देखते हो बेटा 60 प्लस में क्या, तो बेटा अचानक से सर क्या हुआ सर, हार्ट अटैक आ गया था सर, कार्डियक अरेस्ट हो गया। किस घर में बेटा डायबिटीज की बीमारी नहीं, किस घर में बेटा हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं है? बोले सर इतने सारे दवा है सर, ये है, तो बीमारी बढ़ क्यों रही है? बेटा बढ़ क्यों रही है जबकि मेडिकल फैसिलिटी इतना है, लाइफ स्पैन कम हो गया बेटा, अब 60 साल मुश्किल से लोग जीते हैं। बहुत सारे बच्चे, आदमी तो बेटा 40 ईयर में कार्डियक अरेस्ट हुआ, कल डेथ हो गया उसका। आजकल सुनते हो आप? बोले हाँ सर, मामा जी थे, कौन थे, रिश्तेदार में आपको पता है बेटा अचानक से डेथ होगी। बोले सर क्यों? ये ड्यू टू बच्चा, हमने जो खाने में, खाने का बिहेवियर चेंज कर दिया। बोले सर कैसे? देखो कहानी अब सुनो, कहानी बेटा सुनो, आज तो पढ़ाऊंगा भी ऐसे भी नहीं, आज तो कहानी सुनना है। वो बेटा खाने का बिहेवियर चेंज हो गया। बोले सर क्या? जो किसान बेटा बिजनेसमैन हो गया, किसान बेटा बिजनेसमैन हो गया। बोले सर क्यों? मैं किसान की भी गलती नहीं, किसान के ऊपर में बेटा इतना तुमने प्रेशर बना दिया बेटा, प्रोडक्शन बढ़ाइए और प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो किसान बेटा ढेर सारा बेटा केमिकल यूज करने लगा, ढेर सारा बेटा केमिकल यूज करने लगा ना। इंसेक्ट्स को मारना है, पेस्टिसाइड बेटा, इंसेक्ट्स को मारो। कहते हैं ना हमारे खाने का बेटा 30% फूड जो है इंसेक्ट्स खा लेता है। जो किसान अपने खेत में क्रॉप्स लगाता है ना, उसका 30% बेटा इंसेक्ट्स खा लेता है। सोचिए, तो इंसेक्ट्स को मारने के लिए बेटा आप यूज करते हैं पेस्टिसाइड,
फर्टिलिटी बढ़ाना है, फर्टिलाइजर यूज कीजिएगा, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कीजिएगा। तो किसान को बोला गया कि बेटा आपको खेती बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, ढेर सारा पेस्टिसाइड यूज करो, फर्टिलाइजर यूज करो, बेटा ढेर सारी कंपनी लगा दी। ये पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर बेटा बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही बच्चा हार्मफुल है। सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये पेस्टिसाइड बेटा ये आपने एप्पल के फ्रूट पे डाला, एप्पल के फ्रूट पे आपने डाल दिया पेस्टिसाइड, इंसेक्ट्स को मारने वाला, रोजाना छिड़क रहे हो बेटा, छिड़क रहे हो, वो बेटा धीरे धीरे एप्पल के अंदर बैठ गया। इस एप्पल को आप खाओगे, दूसरे दिन बेटा फिर से एक एप्पल खाओगे, अब रोजाना एक एक एप्पल खा रहे हो बेटा, उसके अंदर कितना पेस्टिसाइड आपको मालूम है? कितने पेस्टिसाइड है बेटा? आप कई सालों से खा रहे हो, कई सालों से खा रहे हो, और वो पेस्टिसाइड बच्चा याद रखना तुम्हारे बॉडी में डिग्रेड नहीं होता। इसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो डिग्रेड नहीं होता बॉडी में, वो बेटा बॉडी में कंज्यूम, एक्यूमुलेट 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 होते जाता है। खाते रहो सेब, बेटा बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तुम सोचो वो एप्पल खाने से बेटा तुम्हारे अंदर में कितने पेस्टिसाइड, कितने बेटा फर्टिलाइजर वाले केमिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे बॉडी में, और बाद में यही हार्ट को डैमेज कर रहा है, बाद में बेटा ये किडनी को डैमेज कर रहा है। हाँ तो सर हाइपरटेंशन हो गया, सर कार्डियक अरेस्ट हो गया, सर डायबिटीज हो गया। अरे बेटा खान पान बोलते नहीं घर वाले, रोजाना सुनते होगे। हमारा एक जमाना था कि हम लोग ये सब पेस्टिसाइड वाले नहीं खाते थे, सिंपल सा फूड खाते थे। आज बेटा धड़ल्ले से हर फ्रूट बच्चा, हर सब्जी, उसके अंदर फर्टिलाइजर बढ़ा, पेस्टिसाइड है, डिग्रेड नहीं होता, ये तुम्हारे बॉडी के अंदर आते जाते। इसी तरह से याद रखना बच्चे, इसी तरह से याद रखना। यूएस की एक बड़े साइंटिस्ट थे बच्चा, उन्होंने एक केमिकल बनाया था जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला। नाम सुना होगा बेटा, डीडीटी, बड़ा फेमस केमिकल है। बोले सर क्या करता है ये? डीडीटी सभी लोग जानते हैं। बोले सर क्या करता है ये? बेटा ये नायाब तरीका था, दुनिया का बड़ा इनोवेटिव चीज था। बोले सर क्या? ये बेटा छिड़क दोगे ना, इंसेक्ट्स मर जाएगा। बेटा अगर तुम फील्ड में किसान को दे दीजिए कि ले जाओ, तुम्हारे इंसेक्ट्स बहुत आते हैं ना, पेस्टिसाइड ये सब है, तुम बेटा डीडीटी का छिड़काव करो, तो वो बेटा किसान डीडीटी का छिड़काव कर दिया, सारे इंसेक्ट्स मर गए बेटा, सारे इंसेक्ट्स मर गए। किसान बेटा खुश हो गया, अरे मेरी प्रोडक्टिविटी अब बढ़ेगी, इंसेक्ट तो सारे मरते जा रहे हैं। तो बेटा पूरे दुनिया में धड़ल्ले से बेटा डीडीटी का यूज हुआ इंसेक्ट्स को मारने के लिए। एक और फायदा, साइंटिस्ट ने बोला देखो तुम पढ़ते हो ना डेंगू क्यों होता है, तो बोले सर वो तो वायरल डिजीज है, लेकिन बेटा लाता कौन है? मच्छर, मॉस्किटो से। मलेरिया क्यों होता है? मॉस्किटो को काटने से। तो बेटा कितने सारे वेक्टर इंसेक्ट्स जो एक जगह से दूसरे जगह पैथोजन को ले जाते हैं, डीडीटी का छिड़काव कर दो, उस पानी में डीडीटी छिड़क दो, मॉस्किटो मर जाएगा। तो कितने इंसेक्ट्स को आप मारने में हेल्प कर रहे हो? बोले ठीक है सर। मलेरिया क्यों होता है? इंसेक्ट्स बाइट करता है बेटा, उसमें प्लाज्मोडियम होता है, इंसेक्ट्स मर जाएगा। तो धड़ल्ले से पूरे दुनिया में बेटा धड़ल्ले से यूज हुआ डीडीटी, पूरे दुनिया में बेटा। और इस साइंटिस्ट ने इतना फेमस, इतना नाम कमा लिया, दे गॉट द नोबेल प्राइज। इस यूएस के साइंटिस्ट बेटा नोबेल प्राइज से मिला, पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट किया, बोले वाह क्या केमिकल बनाया बेटा, दुनिया का सबसे बेस्ट केमिकल है, डीडीटी डालो इंसेक्ट्स मर जाएगा। पूरा दुनिया एक्सेप्ट किया बेटा, इंडिया भी धड़ल्ले से यूज किया, जो भी किसान है डीडीटी छिड़क दो, इंसेक्ट्स मर जाएगा। लेकिन बच्चा कई सालों के बाद, ये 60s की कहानी थी, 1960s की कहानी थी, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल के बाद यूएस के एक साइंटिस्ट थे बच्चा, उन्होंने बड़ा एक इनोवेटिव चीज देखा। ध्यान से सुनना, ये बेटा नीट के क्वेश्चन आए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने देखा बेटा कि अचानक से ना कैलिफोर्निया में, यानी यूएस के जगह पे बेटा, बहुत बड़ा सिटी है वो, अचानक से देखा बेटा वहां का बर्ड्स का पॉपुलेशन घट रहा है। तुम भी छपरा में नोटिस करना बेटा, कौवा का पॉपुलेशन घट रहा है, बर्ड्स का पॉपुलेशन बेटा घटते जा रहा है। सर ऐसा कैसे? उन्होंने सोचा बच्चा, मैंने नहीं, हाँ साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि बर्ड्स का पॉपुलेशन घट रहा है। सर क्यों घट रहा है? इन्वायरमेंटलिस्ट है, इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, तो सर कैसे घट सकता है बर्ड्स का पॉपुलेशन? उन्होंने बर्ड्स पे रिसर्च किया, तो देखा ना कि बर्ड्स जो बेटा अंडा दे रहा है, जो बेटा एग दे रहा है, अंडे दे रहे हैं ना, उस अंडे में बेटा आप आमलेट जो घर पे बनाते हो, अंडा तोड़ा आमलेट बना, तो जो बेटा अंडा का बाहर का कवरिंग है व्हाइट कलर वाला,
उसे सेल कहते हैं, एग सेल। बोले ठीक। देखा बेटा ये बहुत पतला बन रहा है। बोले सर ये क्या मतलब? जो बर्ड्स है जो अंडे देती है उनके अंदर बेटा जो बन रहा है ये अंडे का कवरिंग है बेटा, सेल है, वो बहुत थिन बन रहा है, बहुत पतला बन रहा है। बोले ठीक है। बोले सर उससे क्या होगा? मान लो बर्ड्स ने 5 अंडे दिए, 5 एग लेकी, अब उसमें बर्ड्स बैठेगी ना कई महीनों तक, तब उसमें से नए बच्चे आएंगे। तो बेटा अंडे का जो लेयरिंग वो बड़ा पतला है, सेल बहुत पतला है, थिन है। तो जब वो हैच करने के लिए जाती है, बैठती है, उस दौरान बच्चा 50% से ज्यादा एग टूट जाता है, यानी ये सेल पतला था टूट गया। अगर बेटा यंग स्टेज में ही टूट गया तो क्या इससे कोई बेटा नया बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा? एक ही खत्म हो गया बच्चा, एक ही खत्म हो गया, तो नया तो कोई बनेगा नहीं ऑफ स्प्रिंग। तो सर पता करो, लैब में भेजा, पता करो ये अंडे का जो कवरिंग है वो पतला क्यों बन रहा है? मोटा पहले बनता था, अब पतला क्यों बन रहा है? तो लैब वाले ने बताया कि देखो ना यहाँ पर ना कैल्शियम बड़ा जरूरी है, कैल्शियम बेटा बड़ा जरूरी है इस सेल को बनाने में। अंडे का कवरिंग है ना, उसको बनाने में बेटा कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बोले ठीक। और बोला कि ये बेटा उनके अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। क्या बोला? उनके अंदर में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, मतलब कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। और कैल्शियम काम नहीं करेगा तो एक का कवरिंग यानी सेल नहीं बनेगा, अंडे का लेयर मोटा नहीं बनेगा। अगर मोटा नहीं बनेगा तो फट जाएगा, अंडा बेटा टूट जाएगा। अगर टूट गया तो बेटा पॉपुलेशन घटेगा। तो बोले ठीक है, लेकिन फिर भी उनको बेटा काम नहीं कर रहा था, दिमाग ये काम नहीं कर रहा बच्चा। उन्होंने सोचा कि ऐसा होता क्यों। तो पता चला बेटा कि उस बर्ड्स के अंदर में बच्चे लोग डीडीटी का अमाउंट बहुत ज्यादा है। उन्होंने जब रिसर्च को आगे किया तो देखा कि बर्ड्स के अंदर में बॉडी में डीडीटी खूब है। ये क्या मतलब है भाई, बर्ड्स के अंदर में डीडीटी कैसे आ सकता है? हम तो छिड़कते थे कहां बेटा, फील्ड में, अपने खेतों में, इंसेक्ट्स खाए मर जाता था, वो तो इंसेक्टिसाइड है। लेकिन बोले ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा, बर्ड्स के अंदर में डीडीटी कैसे है? तो बोला क्या है चक्कर? तब उन्होंने बेटा थोड़ा और रिसर्च को आगे बढ़ाया। देखो अब बड़ा ध्यान से सुनना कहानी को। उन्होंने बेटा कंक्लूजन दिया। बोले कैसे? आप बच्चा खेत में फील्ड में डाला डीडीटी। बोले हाँ ठीक है, फील्ड में आपने क्या डाला बेटा? फील्ड में आपने डाला डीडीटी। बोले ठीक। ढेर सारा डीडीटी आपने छिड़क दिया। आप जाइए फील्ड में जाइए, ढेर सारा डीडीटी छिड़क दी। क्यों? किसान को क्या लग रहा है? लालच, इंसेक्ट्स मरेगा तो फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। हम भी यही चाहते बेटा, मैं भी किसान रहूंगा, मैं भी यही करूंगा। तो मैंने ढेर सारा बेटा उस फील्ड में डीडीटी डाल दिया। बोले ठीक, इंसेक्ट्स आए मर गए। लेकिन बेटा धीरे धीरे ये डीडीटी मिट्टी में बैठ गया। आपने ढेर सारा डीडीटी केमिकल है, मिट्टी में बैठ गया। और जो बेटा बारिश हुई, जब बेटा रेनी सीजन आया, बारिश हुआ, तो बेटा बारिश के थ्रू ये डीडीटी बेटा वहां से चला और वहां आसपास के रिवर में, आसपास के लेक में, आसपास के बेटा पॉन्ड में जाके एक्यूमुलेट हो गए। देखो कहानी बड़ा सिंपल है। किसान ने डीडीटी कहां डाला? तो बोले सर रिवर में फील्ड में डाला कि इंसेक्ट्स मर जाए, मरे इंसेक्ट्स। लेकिन वहां पे इतना सारा केमिकल डाल दिया डीडीटी का कि धीरे धीरे बेटा बारिश के टाइम में वहां से धुल करके रिवर में आ गए, लेक में आ गए, बेटा पॉन्ड में आ गए। तब क्या होगा सर? याद रखना, अब इस डीडीटी को सबसे पहले खाएगा एल्गी, जो पानी में तैरते रहता है ग्रीन कलर का एल्गी। और एल्गी से तोड़ नहीं पाएगा, याद रखना बेटा, एल्गी इसे तोड़ नहीं पाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये टूट नहीं सकते इसको, ये अपने केमिकल से डिकम्पोज नहीं कर सकते। एल्गी ने खाया, एल्गी के अंदर में क्या गया? डीडीटी। एल्गी रोजाना खा रहा है, एल्गी रोजाना पानी के थ्रू ले रहा है क्या? डीडीटी। अब एल्गी को खाया बेटा अमीबा। एल्गी को किसने खाया? जूप्लैंक्टन, अमीबा ने। रोजाना एक एक एल्गी खाता है, 1 एल्गी, 2 एल्गी, 3 एल्गी, 4 एल्गी। अपने लाइफ में बेटा 100 एल्गी को खाया होगा। तो अमीबा के अंदर में 100 डीडीटी हो गए। अमीबा के अंदर कितने हो गए? 100 डीडीटी। बोले ठीक। अब इस अमीबा को कौन खाता है? छोटी मछली। इस अमीबा को कौन खा जाता है?
छोटी मछली। तो एक पूरे लाइफ में एक ही अमीबा थोड़ी खाती होगी, रोजाना ऐसे से ढेर सारे अमीबा को वो खाती है। तो धीरे धीरे बेटा उस फिश के अंदर में सोचिए रोजाना बेटा मान लो 10 अमीबा को खाती होगी, तो पूरे लाइफ में लाखों डीडीटी बेटा, लाखों अमाउंट में डीडीटी इस मछली के अंदर आ गया, फिश के अंदर आ गया। वहां टूटेगा नहीं, याद रखना है, वहां बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसके अंदर कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो तोड़ सके, कोई ऐसा एंजाइम नहीं है तोड़ सके एल्गी के अंदर, ठीक है, अमीबा के अंदर या मछली के अंदर। अब इस मछली को बेटा कौन खाता था? बर्ड्स, याद रखना है ना। वहां एक बेटा बर्ड था बाल्ड ईगल नाम का, बाल्ड ईगल नाम का, वो बेटा ये बर्ड मछली खाता था। अब मछली रोजाना खा रहा है, रोजाना खा रहा है बेटा, गया खा लिया। इस मछली के अंदर में लाखों में क्या है? डीडीटी। तो अब बेटा देखिए डीडीटी डीडीटी रोजाना खाते जा रहा है, लाखों करोड़ों अमाउंट में कौन बैठ गया बेटा? डीडीटी बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर आ गया। डिकम्पोज नहीं होगा, एंजाइम तो होता नहीं उसे तोड़ने वाला। अब डीडीटी का लेवल जब एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, हाई लेवल पे हो गया, तो ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रोक देगा, यानी कि जो बर्ड्स के अंदर कैल्शियम लेने की फंक्शन जो करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, काम करने की ताकत, उसे बेटा घटा देगा। डीडीटी का लेवल बढ़ा, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म घट गया। अब क्या किया? कैल्शियम अगर कम होगा तो बेटा अब जो अंडे बनेंगे वो थिक नहीं बनेंगे, सेल जो अंडे का लेयर है, बाहर का कवरिंग है, वो बेटा थिन बनेगा। क्यों? क्योंकि अंडे का लेयर बनाने में, सेल बनाने में कैल्शियम जरूरी है, और कैल्शियम तो कम है, और कैल्शियम नहीं है तो पतला बनेगा। अब उसने 5 अंडे दिए, अब उस पर बेटा क्या करेगी? वो उस पर बैठेगी ना, तो उस दौरान बेटा टूटने के, हैचिंग के दौरान ब्रेक कर जाएगा बेटा, ब्रेक कर जाएगा। तो धीरे धीरे बेटा अंडे टूटने लगे, 5 दिया 3 टूट गए। तो बर्ड्स का पॉपुलेशन 5 जैसे होना था, अब तो 2 ही होंगे ना। उन्होंने बेटा पूरी कहानी को स्टडी किया, पूरी कहानी को बेटा स्टडी कर लिया, बोले ओ ये कहानी है। और उन्हें डर लग रहा था कि अगर मैं बोलूंगा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बेटा डीडीटी के चलते बर्ड्स का पॉपुलेशन घट रहा है और आने वाले टाइम में तुम भी मरोगे, बोले सर हम कैसे? बेटा मछली तुम तो खाओगे। बोले हाँ सर, हाँ बहुत सारे लोग मछली खाते हैं, देखो बंगाल वाले तो जिंदा नहीं रह सकते बेटा, आमी माछी खाबे का क्या बोलते हैं बेटा, बिना मछली के तो हम जिंदा नहीं रह सकते सर। तो मछली ये वाला अगर ह्यूमन बीइंग खाएगा तो धीरे धीरे डीडीटी बेटा तुम्हारे अंदर भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। हो सकता है बाद में किडनी का डैमेज, हार्ट का डैमेज हो, तुम्हारा भी बेटा डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने रिलेट किया बच्चा इस पूरे कहानी को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला, उन्हें मालूम था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देंगे ना बेटा, उस टाइम पूरे दुनिया में डीडीटी का सप्लाई कौन करता था? अमेरिका। पूरे दुनिया में डीडीटी का लाखों करोड़ों डॉलर कमाता था बेटा वहां की कंपनी, हर कंपनी। इंडिया वाले खरीदते थे बेटा, छपरा वाले तक खरीदते थे, छपरा वाले किसान डीडीटी दे दो बेटा, इंसेक्ट्स मर जाएगा, प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ जाएगी बेटा, दुनिया में धड़ल्ले से यूज कर रहे। लेकिन हुआ क्या? तो इन साइंटिस्ट ने सोचा नहीं नहीं, बोल देंगे ना बेटा कंपनी वाले मुझे मरवा देगा, जान से मार देगा, अटैक वटैक कराएगा, मैं मर जाऊंगा। उन्होंने बेटा एक बड़ा फेमस एक बुक लिखा, ये बुक का नाम बच्चा नीट के एग्जाम में आया था। नीट के एग्जाम में 2 साल पहले का अगर पेपर तुम देखोगे तो एक बुक आया था बेटा जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग। और जब ये बच्चा लोग, ये जब पेपर में आया ना, नीट के पेपर में जब ये क्वेश्चन आया साइलेंट स्प्रिंग किस चीज से रिलेटेड है, तो टीचर बेटा, स्टूडेंट तो छोड़ दो, टीचर ने ऑब्जेक्शन कर दिया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों देते हो, आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी में तो है नहीं, ये क्या है बेटा, ये क्या क्वेश्चन दे दिया, नोबेल लिख दिया, बुक लिख दिया, क्वेश्चन आएगा क्या? लेकिन बेटा ये पूरे वर्ल्ड का बहुत फेमस बुक हुआ साइलेंट स्प्रिंग। एक साइंटिस्ट है रिचर्ड कार्लसन, उन्होंने ये लिखा था बच्चा। और जैसे ही ये बुक लिखा पूरा अमेरिका में हंगामा मच गया, पूरा अमेरिका में बेटा रोड पे लोग आ गए, रोड पे बेटा उतर गए लोग इस बुक को पढ़ने के बाद। बोले कि बेटा डीडीटी पे बैन करो, क्योंकि उन्होंने रिलेट किया था ह्यूमन बीइंग पे बेटा, हमें भी जो हाइपरटेंशन ऐसे ऐसे कितनी बीमारी हो रही है बेटा इससे रिलेटेड है। तो फाइनली बेटा
अमेरिकन गवर्नमेंट ने डीडीटी पे बैन लगा दिया। डीडीटी पे फिलहाल बेटा इंडिया में भी बैन है। अब पूछना, डीडीटी इंडिया में भी बेटा बैन कर दिया गया है, कोई नहीं यूज करेगा। जबकि इसे जिसने डिस्कवर्ड किया था, इस रिसर्च किया था, उसे नोबेल प्राइज दिया। धड़ल्ले से यूज किया बेटा, पूरे दुनिया में धड़ल्ले से यूज किया गया, लेकिन फिलहाल वो बैन किया गया। और ये बेटा बुक बहुत ही नोबेल बेटा बहुत ही फेमस हुआ। और इसी बुक से क्वेश्चन आ गया था कि साइलेंट स्प्रिंग क्या कहने की कोशिश करता है। तो साइलेंट स्प्रिंग बताता है कि बर्ड्स का पॉपुलेशन घट रहा है ड्यू टू द इनटेक ऑफ द डीडीटी। और ऐसे बेटा कितने केमिकल हैं, ऐसे बेटा कितने केमिकल हमें मालूम भी नहीं। इतने कैसे केमिकल बेटा, जैसे मैंने शैम्पू वाला एग्जांपल दिया, शैम्पू के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल है जो हमारे बॉडी के अंदर आएंगे, हार्म करेगा, लेकिन लार्ज स्केल में। बोले सर हम शैम्पू थोड़ी पीते हैं, हमें टेंशन किस चीज का है, रोजाना हम क्या शैम्पू पीते हैं सर कि हमें बॉडी में किडनी डैमेज हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। तुम नहीं करते हो, तुम नहीं करते हो बेटा। देखो शैम्पू का कहानी क्या बताया था, शैम्पू आप यूज करो, वो बेटा आपके वॉशरूम से बाहर निकलेगा, नाले में जाएगा, नाले से रिवर में जाएगा, रिवर से एल्गी में जाएगा, ठीक है, वहां से बेटा मछलियों में जाएगा, और मछली से बच्चा आप में जाएगा। जब ये कहानी पता चली, ये बेटा जब कहानी पता चली तो पूरे वर्ल्ड में जानते हो क्या हुआ, लोगों ने बोला अरे मछली वछली नहीं खाना है आपसे, हम लोग बेटा वेजिटेरियन को अलाउ करो। तब से बेटा एक डिबेट होने लगा कि बेटा वेजिटेरियन अच्छे हैं, नॉन वेजिटेरियन अच्छे हैं, ठीक है। तो वेजिटेरियन वाले बेटा ये क्लेम करते ये कि देखो हमारे अंदर ऐसा एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं लोग, इसलिए लोग बोलते हैं बेटा कि वेजिटेरियन थोड़ा सा अच्छा है, कम खाइए। एक चीज याद रखिएगा, दुनिया में वही जिंदा ज्यादा रहेगा बेटा जो कम खाएगा, लेस फूड लेगा, कम खाना खाएगा, वो बेटा ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा। हर खाने में बेटा जितना तुम्हें स्मार्ट फूड दिख रहा है ना, सब बेटा केमिकल से भरे, सभी केमिकल से भरे, सभी केमिकल से भरे बेटा, धीरे धीरे बॉडी में जा रहा है, डिकम्पोज नहीं हो रहा है, बॉडी में बैठते जा रहा है। किडनी डिजीज, कार्डियक अरेस्ट, क्या बेटा ब्रेन हैमरेज हो गया, अरे भाई कल तक तो ठीक थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो ये बेटा बहुत डिटेल से इस पे कोई बात ही नहीं करता। कभी सुना है कि बेटा कोई भी पॉलिटिशियन इस पे बात किया हो, पॉल्यूशन पे बात किया हो, हमारे डिजीज से रिलेटेड बात किया हो, कोई बात ही नहीं करना चाहता बच्चे, कोई बात ही नहीं करना चाहता। इसलिए आपकी एनसीईआरटी ने इस 4 चैप्टर दिए बेटा, आपको 4 चैप्टर दिए, क्यों, कहानी सिखाने के लिए। कहानी सीखिए कि बेटा ये लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बेटा लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल इश्यूज। आप उसे डिटेल से पढ़िए और लोगों को अवेयर कीजिए कि एक सिंपल सी बीमारी बेटा कितना बड़ा, देखो कैसे कैसे पहुंचती है इंसानों के अंदर में, हमारे पास डिटेल स्टडीज नहीं है। इसलिए बेटा आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज से, इकोलॉजी से 4 चैप्टर पढ़ने, और चारों कहानी, चारों बच्चों लोग कहानी है, हम लोग इसी कहानी को पढ़ने वाले हैं। और जो बच्चे थोड़े स्मार्ट है तो ये क्वेश्चन अब गलत मत कीजिएगा, साइलेंट स्प्रिंग किससे रिलेटेड था। साइलेंट स्प्रिंग की कहानी बेटा कभी भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है। तो बोले सर इसका उपाय क्या है, सर रोजाना हम लोग एप्पल खाते हैं, हम लोग तो खुश रहते हैं, सर एप्पल खाइए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, ऑरेंज खाइए, फ्रूट खाइए, लेकिन बेटा उस फ्रूट के अंदर कितना केमिकल से किसी को नहीं मालूम। तो बोले सर उपाय क्या है, उपाय है बच्चा, और वो पढ़ने के लिए आपको, उस उपाय को पढ़ने के लिए बच्चा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है क्लास 12th में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, याद कीजिए आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बोले हाँ सर, इसमें वो तरीका दिया है बच्चा, उसमें वो तरीका दिया है जिससे आप इतने केमिकल से बच सकते हो ना, इस प्रोसेस से आप बच सकते हो। बोले सर कैसे, आज पूरा दुनिया बच्चा नए प्रोसेस की तरफ जा रहा है, हम लोग बहुत पीछे हैं। नाम सुनते हो कभी कभी न्यूज़पेपर में, ज्यादा नहीं इंडिया में आता, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम लोग भाग रहे बेटा। याद कीजिए आपके छपरा में भी शायद कुछ बेटा स्टार्ट ऐसा हो रहा होगा। कभी बेटा कोई फ्रूट खरीदिए पैकेट वाला, आपके पास में तो खुला वाला आता है, पैकेट वाला कभी फ्रूट लीजिए, उसके पीछे पलटिए और वहां पर लिखा होता है बच्चा कि ये जो फ्रूट या वेजिटेबल जो बनाया गया वो बेटा किस मेथड से बनाया गया, क्या वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनाया गया है, उसमें केमिकल तो यूज नहीं किया गया है, पेस्टिसाइड तो यूज नहीं किया गया है, फर्टिलाइजर तो यूज नहीं किया गया है,
ना, उसमें लिखा होना बेटा मस्ट है। यानी कि हम जो भी खाते हैं बेटा आपको मेंशन करना जरूरी है कि हम जो फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, वो कहां से बना है आपने। इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं आया है, लेकिन आप लोग बच्चा, ये आप लोगों पे जिम्मेदारी है, बायो पढ़े, कुछ रिसर्च करो, कुछ रिसर्च करो और बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें ले चलो। ऐसी खेती महंगी होगी क्योंकि आप फर्टिलाइजर नहीं डालोगे, आप वहां पेस्टिसाइड नहीं डालोगे। तो बोले सर कैसे करेंगे, फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो कैसे करेंगे सर। तो बेटा आप फर्टिलाइजर मत डालो, गांवों में बेटा गोबर वोबर है ना वो डाल दो। यहाँ पर बेटा बैक्टीरिया के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन कराइए, माइकोराइजा रखिए। अब बेटा नेचुरल वे से फर्टिलिटी बढ़ाइए, नेचुरल वे से बेटा इंसेक्ट्स को मारिए, नेचुरल वे से मारिए। इसी को कहते हैं हम लोग बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसपे इंडिया में बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते, बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते। लेकिन एक टाइम आएगा बेटा, आज नहीं हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, हमें बेटा इसी पे काम करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम बेटा और 30 साल 35 साल में ही मर जाएंगे। इसलिए हमें आपके बेटा बायो में इसे डिटेल से पढ़ना है। तो हमें लगता है बेटा बायो बोरिंग है, नहीं बच्चा, आसपास में जो घटित हो रहा है, जो हो रहे वही तो पढ़ रहे हैं। क्या हमने पढ़ा, आपको बोला बेटा एड्स के बारे में पढ़ना है, मलेरिया के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ना है, पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। तो बेटा इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन बच्चे इंटरेस्टिंग तो है, इंटरेस्ट तो है बच्चा। चले ठीक है, तो किसे किसे ये कहानी समझ में आई डीडीटी का, मैं थोड़ा सा चेक करूं। अच्छा ठीक है, साक्षी का कहना सर जो वेजिटेरियन होंगे उसमें मरकरी का इफेक्ट नहीं होगा, ऑफ कोर्स। इसलिए बच्चा वर्ल्ड वाइज भी तुम देखोगे दुनिया में भी एक डिबेट चल रहा है कि हम लोग अब वेजिटेरियन की तरफ बढ़े, यानी कि केवल बेटा नॉन वेज की तरफ मत जाए, वेजिटेरियन की तरफ जाए ना, तो उसमें बेटा ये सबसे पॉल्यूशन से बच सकते हैं, है ना। तो यही बेटा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मुझे तो सबसे, जो मुझे अगर बोला जाए एज ए टीचर, मुझे सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट लगता है वो बेटा इकोलॉजी कहानी है बच्चा। मजेदार केवल कहानियां होती है, इकोलॉजी के जो 4 चैप्टर है वो तो मजेदार कहानी है, वो बेटा एकदम मजे मजे कहानी है। और ये सब थोड़ा बेटा इवोल्यूशन थोड़ा बोरिंग होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया इकोलॉजी इजी है, और स्टार्टिंग के 4 चैप्टर बेटा इजी है, तो 8 चैप्टर तो इजी हो गए। इकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा, इंजॉय कीजिएगा, कहानी सुनिएगा बेटा, केवल कहानी सुनिएगा ना। तो ये 4 चैप्टर का टेंशन खत्म। टोटल 16 चैप्टर है ना, बायो में टोटल 16 है, तो 4 इकोलॉजी वाले मस्त इंटरेस्टिंग, नो टेंशन, ठीक। और स्टार्टिंग वाले 4 बच्चा रिप्रोडक्शन वाले इजी होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते बेटा, लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ता है, खुद से पढ़ के कर सकते हो। और बीच वाले बेटा 4 खतरनाक हैं, जेनेटिक्स वाले, मॉलिक्यूलर बेसिस वाले और बेटा बायोटेक वाले। ये 4 बेटा खतरनाक, प्लस इसमें जोड़ लीजिए बेटा इवोल्यूशन, 5 बेटा खतरनाक। तो कितने हो गए, 5 खतरनाक, 8 इजी। एक है बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, महा बच्चों वाला, ये क्लास 8 में आपने पढ़ लिया है। दही कैसे बनता है, अल्कोहल कैसे बनता है, फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है, तो ये बेटा आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो एक चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर महा आसान, और एक बेटा रटने वाला केवल चैप्टर बच गया स्ट्रैटेजी, एक बेटा केवल रटने वाला चैप्टर बच गया स्ट्रैटेजी ना, कैसे आप खेती से कैसे आप बेटा पैदावार को बढ़ाएंगे। देखिए नाम में स्ट्रैटेजी इन फूड इनहांसमेंट, अब कैसे बेटा अपने फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाइएगा। तो मेरे में से बच्चा अब आप डिसाइड करके बताइए, हमें इजी से स्टार्ट करना है, डिफिकल्ट से स्टार्ट करना है, तुम्हारी मर्जी, आप डिसाइड करो। तो मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि मेरी क्लास बेटा वीक में 2 होगी, और 2.5 घंटे में अगर हम लोग चलेंगे बच्चा, तो इजी वाले पार्ट पढ़ोगे ना, तो मेरे में से बेकार हो जाएगा बेटा, मेरा एफर्ट भी उतना नहीं होगा। तो आप या तो डिसाइड कर लो ये वाला पार्ट को कर लो, ठीक है, डिफिकल्ट पार्ट को, या तो बेटा इकोलॉजी को कर लो। अब आप डिसाइड करके थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच करके बताइए ना। स्टार्टिंग वाले मैं करा दूंगा चैप्टर 2, कोई इशू नहीं, लेकिन मेरे से टाइम वेस्ट होगा अभी। वो आसान सा चैप्टर है, आप डिफिकल्ट को करो बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस को करो, आप जेनेटिक्स को करो, आप बेटा बायोटेक को करो, ये डिफिकल्ट है पार्ट बच्चा,
चलिए तो मुझे बताइए आप थोड़ा सा आपका क्या चेंज हाँ पहले क्या करना चाहिए, डिफिकल्ट या इजी, आप पहले मुझे एडवाइस कीजिए। ठीक है, तो आंचल का कहना है, तो मैंने जो डिसाइड किया बेटा आपको जेनेटिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। जहां तक मुझे लग रहा है आपको बेटा जेनेटिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, वर्षा ने जेनेटिक्स पढ़ तो बेटा कुछ अलग पढ़ाऊंगा, कुछ नया चीजें कराऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, प्रगति ने वैसा, इसलिए बेटा कुछ बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो शिवानी ने पढ़, तो ये बेटा हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि कैसे करेंगे। हाँ, कि कुछ बच्चे को छूटा हुआ है और कुछ बच्चे ने किया है, तो हम लोग कुछ बीच का रास्ता निकाल करके कुछ ऐसा करते। मेरे में से रिवाइज हो जाएगा, तुम लोगों ना टेंशन मत लो बेटा, जेनेटिक्स एक बार में ऐसे भी नहीं होता, आपको 2 बार तो करना ही पड़ेगा, तभी बेटा क्या ये जो 4 चैप्टर है ना जेनेटिक्स वाले बेटा, नीट के एग्जाम में इस साल के पेपर देना, तो देखना, दे तो नहीं सकते बेटा, इससे आते कम से कम 20 क्वेश्चन, 20+ क्वेश्चन आएगा बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार तुम वापस से रिवाइज कर लोगे कोई इशू नहीं, वापस से तुम रिवाइज कर लोगे कोई इशू नहीं, क्योंकि तुम्हारे शाम वाले बैच में अगले वीक से मैं इकोलॉजी स्टार्ट करने वाला, तो सभी बच्चे कर सकते हैं वहां बेटा, इकोलॉजी सभी कर सकते हैं, कहानी सुनना है, और कहानी तो मेरे में से किसी को डिफिकल्ट नहीं लगता है, वहां तो केवल कहानी सुनना है। तो शाम वाले बच्चे आप सभी लोग अगले वीक से, इस वक्त से नहीं, अगले वीक से आप शाम वाले में इकोलॉजी आप पढ़िए, कहानी सुनिए बेटा, केवल कहानी सुना के खत्म कर दूंगा, कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं होगा, आपके 4 चैप्टर उधर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 इजी है, तो मुझे केवल डिफिकल्ट पार्ट को कवर करने दो। हाँ, बायोटेक इस वीक खत्म हो जाएगा, बायोटेक में कुछ भी नहीं बचा, कितने दिन मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो हम लोग चलो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हमने क्या डिसाइड किया, तो हम लोग बच्चे लोग जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, और मेरे में से यही होना चाहिए बच्चे। हाँ, और तो बोलेगा सर सेकेंड चैप्टर कैसे करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ, सेकेंड चैप्टर का बेटा मैं लिंक दे देता हूँ, शायद मैंने और एक जगह कवर किया है, तो उसमें बेटा मैंने आसानी से धीरे 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 पढ़ाया, इंटरेस्टिंग पढ़ाया, बोर नहीं होगी। लेकिन आप बच्चे यहाँ इस क्लास में फॉलो कीजिएगा बेटा जेनेटिक्स से, और जिन बच्चों ने किया है बेटा वो फोकस कीजिएगा, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, नई चीजें बताऊंगा, वही सेम चीज रिपीट नहीं होगा। तो जेनेटिक्स से बच्चे लोग हम लोग आपका रिवीजन हो जाएगा, यानी कि आपका बच्चा ढेर सारे क्वेश्चन अगले साल अब प्रिपेयर रहो। तो बस क्लासेस करना, और जो एकदम नहीं किया बेटा उनको फुल कंसंट्रेशन से क्लासेस करना पड़ेगा। अब चलो सेकंड, अब क्वेश्चन कहां से बना रहे हो, नीट देना है बेटा, 2021 आपको क्वालिफाई करना है, तो मेरे लिए बेटा एक ही बुक है, मैं और लाइफ में कोई दूसरा बुक किसी को गाइड नहीं करता, वो है सभी को मालूम बेटा, वो डॉक्टर अली की बुक है, डॉक्टर अली बायोलॉजी, खास करके बेटा जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, पूरा 12th बच्चा, इससे अच्छी बुक नहीं, इससे अच्छी बुक मुझे आज तक नहीं मिली। यानी कि अगर तुम्हें अगले साल बेटा सीरियसली नीट देना है, इस बुक को बेटा ईमानदारी से बनाना, ईमानदारी से बच्चे, जैसे आपने जेनेटिक्स पढ़ा बेटा, ईमानदारी से उसे रोजाना 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे बेटा जेनेटिक्स आपको बड़ा मजा आने लगेगा, आप अच्छे से सीख जाओगे। तो आपको बेटा इसके अलावा कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है एक्सेप्ट डॉक्टर अली बायोलॉजी, लेकिन ये बेटा केवल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये नीट के लिए होगा। ठीक है, और बाकी बेटा बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, टेंशन नहीं। चलो ठीक, चलो अब बताइए और किसी बच्चे को कौन कौन सा इंक्वायरी, कुछ अपना अपना दीजिए थोड़ा सा। साथी प्रीवियस ईयर, देखो प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग जोश में क्या होते, मैं भी था, जोश में क्या होता है बेटा, पिछले 30 ईयर का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हो, तुम लोग जोश में आते हो और पिछले 30 ईयर का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, गलत बात। 20 साल पहले बेटा एनसीईआरटी अलग थी, तुम्हारे नीट का सिलेबस अलग था, पूरा चैप्टर्स अलग थे, तो उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग था। अब वो चैप्टर सही नहीं, वो सिलेबस सही नहीं, तो वो क्वेश्चन बनाने का क्या फायदा। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर के बनाने हैं तो स्ट्रिक्टली 2012 के बाद की क्वेश्चन केवल बनाइएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर के बनाने, बेटा याद रखिएगा 2000 बाद के, 12 के बाद के केवल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे पहले के बेटा आप बना लेते हो कितना 1996, अरे भाई उस टाइम तो आप भी नहीं पैदा हुए होगे, अब बेटा पैदा भी नहीं हुए, आप तो 2000 में लगभग में पैदा हुए।
तो 1996 का क्वेश्चन आप बच्चे लोग बना रहे हो, सिलेबस चैप्टर कुछ पता नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अब फ्रस्ट्रेट करोगे, सर नहीं बन रहा है, सर प्रीवियस ईयर का ये तो आया हुआ है नीट में, अगले साल आ जाएगा। क्यों आएगा? सिलेबस नहीं है, सिलेबस है ही नहीं बच्चा, क्यों आएगा अगले बार? हाँ, तो थोड़ा लॉजिकल बेटा 2012 के बाद बनाइए और डॉक्टर अली से बना लीजिए, सफिशिएंट। तो ये नीट क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, और किसी को कोई इश्यूज बोलो, अपने बेटा लिखो, जो पूछना है पूछिए, जो पूछना है बच्चे लोग। ठीक है, 10 मिनट्स हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते है, हमारे पास 13 मिनट्स हैं, तो और किसी बच्चे को कोई इशू बेटा फटाफट आप बोल सकते हो। हाँ, शाम वाले बैच में सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं बेटा इकोलॉजी स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक से ना, तो सभी बच्चे कर सकते हैं, तो तुम्हारा सिलेबस बड़ा मतलब डबल टाइम से फास्ट जाएगा। सर नोट्स तो ग्रुप में सेंड कीजिएगा, हाँ मैं यही करूंगा, जो मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, वो बेटा मैं जो लिखूंगा ना, वो पीडीएफ के फॉर्म में वो सेम चीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं है। वर्षा, मुझे देखो वीक में 2 क्लासेस है, तो मैं कोशिश करूंगा जो भी डिफिकल्ट पार्ट है, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, बायोटेक, जो भी ह्यूमन हेल्थ डिजीज, इस सारे टॉपिक को मैं इधर कवर करूंगा। ठीक है, तुम्हारे बैचेस में कवर करूंगा, और शाम वाले में मैं इकोलॉजी वाला करूंगा। ठीक है, तो नोट्स मिल जाएगा, नोट्स कोई ये नहीं बेटा, मेन आपका दिमाग कितना, अभी देखो कहानी मैंने बताया डीडीटी का, उसमें नोट्स की जरूरत नहीं थी, उसमें बेटा बस आपको एंजॉय करना था, और इसी चीज को आपको एनसीईआरटी में पढ़ते थे बेटा बड़ा बोरिंग लगता, यही चीज दिया एनसीईआरटी में, बेटा थोड़ा बोरिंग किस्म से लिखा है। ठीक है, तो आप लोग घर में बेटा थोड़ा डिस्कस करना, बोलते हैं ना घर वाले कि आजकल का खाना ही बेकार है, जो इतना केमिकल से भर दिया ना बेटा फ्रूट वेजिटेबल्स कि खाते बेटा हमारा किडनी डैमेज हो रहा है, हार्ट डैमेज हो रहा है, क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम, और कोई बात भी नहीं करता इंडिया में कभी बेटा। न्यूज में दो न्यूज खोलते हो बेटा तो वहां पास केवल सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती का केवल बात होता है। कभी आपने सुना बेटा न्यूज में कि इन्वायरमेंट पे बात हुआ हो? कभी बेटा बात किया आपने डीडीपी पे बात हुआ? ऐसा कोई भी बेटा बात इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता ही नहीं है हमारे घर में, ना बेटा देश में होता है। ये बेटा सबसे बड़ा डिमेरिट है, ये गलतियां है। कोरोना का न्यूज खत्म हो गया, अब बेटा बोर हो गए। मेरे से कोरोना से सभी लोग बोर हो गए, एक ही चीज कितने दिनों तक चलेगा, 4-5 महीने से एक ही कहानी एक ही कहानी। तो मैं भी स्टार्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट लेता था, कैसे आया क्या हुआ कोरोना के बारे में पता करो, अब बेटा बोर हो गया। कब जाएगा? तो बेटा तभी जाएगा जब वैक्सीन आएंगी, और मेरे में से अभी बढ़ेगा ये। ठीक है, अभी ये बेटा बढ़ेगा, एक्सीड करेगा, और जब वैक्सीन आ जाएगा मेरे में से, लेकिन हमें वैक्सीन नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में। ये वैक्सीन बेटा इंडिया में सप्लाई करना भी बहुत डिफिकल्ट जॉब है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, और सभी लोगों को वैक्सीन मिलना बेटा डिफिकल्ट काम है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और रशिया का वैक्सीन पे मुझे भरोसा नहीं है, ब्रिटेन जो बनाएगा उस पर मुझे भरोसा है, या यूरोप के या यूएस की कोई कंपनी बनाएगी उस पर मुझे भरोसा है, मुझे रशिया पे भरोसा नहीं। मेरे से क्लासेस बच्चा, मुझे जहां तक लग रहा है कि आपकी क्लासेस शायद इस साल स्कूल की क्लासेस ना खुले, शायद इस साल बच्चे लोग आपके कुछ दिनों तक क्लास खोल करके वो ट्रायल करेंगे, कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। अगर आपकी क्लासेस खुलती है छपरा में, और वहां पर कोरोना केसेस बढ़ जाते हैं, पहले 100 केसेस आ रहे थे और अचानक से 500 हो गए, 300 हो गए, तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, उनको वो बोलेंगे कि स्कूल्स बंद कर दीजिए। तो ये सभी जगह पर डिपेंड करेगा, जैसे हरियाणा में हो सकता है खुल जाए, ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करेगा, और ये ट्रायल करेंगे, और ट्रायल में अगर ये नेगेटिव गया, यानी कि कोरोना के केसेस में और एक्स्ट्रा हो गए, तो ये बंद कर देंगे और बोलेंगे कि साल भर आप ऑनलाइन ही पढ़ाई करो।
ठीक है, नीट का एग्जाम बेटा साल में एक ही बार होता है और जेई के बेटा 2 बार होते हैं, लेकिन नीट के अभी तक एक ही बार होता है। जो एक्सपेक्टेड है आपका एग्जाम हो जाएगा मई के फर्स्ट वीक में, मई 2021 के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा ना। तो अब मत सोचिएगा कि सर इस बार तो सितंबर में हो रहा है, अगले बार भी सितंबर में होगा, तो अगले बार कोरोना थोड़ी रहेगा। और ये नीट का सिलेबस बेटा कोई चेंज नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे का इंक्वायरी रहता है सर नीट का सिलेबस घटेगा, नहीं, 0। रीजन, क्योंकि यहाँ पे एक बच्ची है उसका आईसीएसई बोर्ड है, कुछ बच्चे हैं बिहार बोर्ड है और कुछ बच्चे का सीबीएसई बोर्ड है। सभी बोर्ड ने अलग अलग सिलेबस को हटाया है। तो यहाँ प्रगति है शायद आईसीएसई बोर्ड, वो तो बोलेगी सर मेरा तो आईसीएसई बोर्ड है, मुझे तो अलग चैप्टर हटाया है, और नीट में सर अलग चैप्टर हटा दिया, इसलिए वो बोलेंगे कि सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। तो ये मत आप गलत फहमी में रहिएगा कि सर बोर्ड में हटा तो नीट में भी हटेगा, नहीं। अगर हटना होगा तो ये दिसंबर में वो सिलेबस डिजाइन करते हैं, दिसंबर में सिलेबस आ जाता है, फॉर्म तो दिसंबर में ही भरे जाते हैं ना, तो 2 महीने के बाद आपका सिलेबस आने वाला है। अच्छा, प्रगति का सीबीएसई, लेकिन किसी बच्ची का यहाँ शुभांगी या किसी का है आईसीएसई बोर्ड, एनीवन? नहीं। अच्छा ठीक है, तो शायद मुझे लगा कि शायद कोई आईसीएसई बोर्ड है। हाँ जानवी का है, तो वही मैं बोलूँ, हाँ जानवी है यहाँ। चलो ठीक है, और किसी का कोई इंक्वायरी? तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं हो रहा है। हाँ मुझे भी मालूम है, मैं भी बिहार में ही बैठा हूँ, टेंशन मत लो। मुझे मालूम है इंडिया बिहार में आईसीएसई बोर्ड ज्यादा नहीं है, और मैं भी बिहार में ही बैठा हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो मैं जब तक दिल्ली में था तो मेरा नेटवर्क भी अच्छा चलता था, तो यहाँ आने के बाद में थोड़ा सा, आपको मालूम ही है बिहार का पोजीशन क्या है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है। हाँ मैं बिहार में बैठा हूँ, डिस्ट्रिक्ट इज द गया, पटना के पास में है, वहीं पास एक डिस्ट्रिक्ट है, आपने बोध गया का नाम सुना होगा, गौतम बुद्धा का नाम सुना होगा, नहीं वहीं पास। ठीक है, सभी बच्चे ने नाम सुना होगा, पटना के पास में। और तुम लोग कितने दूर हो, पटना से कितना दूर है छपरा?